तो बताओ भाई क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट लेक्चर आप बताओ बेटर हुए। सर एक फोटोन को एमिट करने के लिए सरफेस में एक फोटोन में इलेक्ट्रॉन को सर इलेक्ट्रॉन को फोटोन नहीं बोल सकते। इसने ऐसे बोला हाँ बोलो दोबारा से। जो सुटेबल एक फोट जो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को उसकी विच फ्रीक्वेंसी अमाउंट नहीं होता है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी हाँ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो लगती है फोटो इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालना है? सरफेस में। यस यू स्पीक बच्चे। सर उसका केस में ना सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने उस पे इमिट करवाना है तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी इमिट हो जाएंगे क्योंकि कोई इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। मैंने आपसे पूछा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। सिंपल सिंपल इतना डिटेल में नहीं जाना जो मैंने बताया आपको। लाइट हमने इमिट कर देनी है तो एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। ओके और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, ठीक है, whenever you provide some kind of light to a metal surface with suitable frequency and the frequency should be high, ठीक है। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पे डालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सरफेस पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है, मतलब कि सरफेस से जस्ट नीचे, ठीक है, सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के नीचे, ठीक है, जिसको आप लूज इलेक्ट्रॉन बोलते हो या फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हो। तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम तब होती है अगर आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो, एंड दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। बट इज इट अ गारंटीड थिंग कि जब अगर आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलेगा ही निकलेगा? क्या ये हमेशा पॉसिबिलिटी सही होगी? क्यों? सर अगर फ्रीक्वेंसी मैटर एक बंदा, हाँ सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो नहीं भी आएगा वहाँ? मान लिया। और कोई रीजन? नहीं, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपने लेक्चर देखा, वर्क फंक्शन जो है इस मेटल के लिए कितना है? मान लेते हैं वर्क फंक्शन मेटल का है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप यहाँ से जो एनर्जी दे रहे हो, जो लाइट आप डाल रहे हो, जो फोटोन आप दे रहे हो, उसका एनर्जी है, आप बोल दो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये पॉसिबिलिटी श्योर होगी कि ये एनर्जी वाला फोटोन इसको नॉकआउट करके बाहर निकाल देगा? हमेशा श्योरिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन में कम आउट, हमेशा वर्ड आपने लिखना है मे कम आउट, जो अच्छे बुक्स में लिखा हुआ ये बात, मे कम आउट। श्योरिटी नहीं निकलेगा बट चांसेस ज्यादा होंगे फॉर श्योर। ये भी तो पॉसिबल है कि आपने इतनी एनर्जी दे दी है व्हिच इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द वर्क फंक्शन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने इधर उधर टकरे मार के एनर्जी वेस्ट कर दी। पॉसिबिलिटी है, मतलब कि तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, जो वर्क फंक्शन है यहाँ पे, ये एनर्जी तुमने दी, और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे वेस्टेज जो है, वेस्ट तो कोलिजन में वेस्ट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी दोगे तो वो ऐसे वाइब्रेट करेगा, और लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करके वो अपनी एनर्जी वेस्ट भी कर सकता है। तो मान लो तुमने यहाँ पे कितनी एनर्जी दी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको चाहिए निकलने के लिए, और यहाँ पे वेस्ट हो गई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट होगी तो बची कितनी? 1। अरे श्योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बच गई। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर बेटा 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो कंज्यूम हो जाएगी वर्क फंक्शन के रूप में, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन खा लेगा इसको, आप बोल सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम होगी, बची कितनी? 8 बची। वही तो है, वही तो सोचना है। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टेज ज्यादा हो गई,
जब वेस्टेज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? भाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज नॉट ऑलवेज ए गारंटी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही निकलेगा, गारंटी नहीं हमेशा। इलेक्ट्रॉन में कम आउट, देयर इज ऑलवेज ए चांस, ग्रेट चांस कि इलेक्ट्रॉन में कम आउट। इसको समझना है बात को। अब डीपर लेवल पे चलते हैं, इस चीज को दोबारा से समझते हैं कि फोटोन क्या होता है। पहले तो आपको फोटोन का पिक्चर क्लियर हो जाए कि फोटोन कहते किसे हैं, ठीक है? तो लेट अस टॉक अबाउट फोटोन नाउ। तो फोटोन थ्योरी समझनी जरूरी है इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन क्या होता है इसको समझते हैं। तो राइट डाउन फोटोन पार्टिकल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर से शुरू करेंगे। फोटोन पार्टिकल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटोन पार्टिकल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, चाहे प्रॉपर्टीज बोल दो, जो मर्जी बोल दो आप। ओके, तो फोटोन क्या है? फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है जो हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी है, वैसे मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले फोटोन के बारे में बात करी थी। मैक्स प्लैंक ने बोला कि जो लाइट है ना, लाइट जो विजिबल रेडिएशन है, इट इज मेड अप ऑफ, लाइट इज मेड अप ऑफ tiny packets of energy, tiny packets of energy called quanta। ये तो शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, called quanta। one quanta एक टर्म है, लैंग्वेज है। one quanta means one packet of energy, one packet of energy। आज से पहले आप वेव को स्टडी करते थे, वेव इस तरह से वेव फ्लो हो रही है, पढ़ते थे ना। क्लास 11th में हमने वेव मैकेनिक्स पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि वेव जो होती है एक इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस अलोंग विच एनर्जी फ्लोज, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस अलोंग विच एनर्जी फ्लोज। तो अगर वेव सामने की तरफ फ्लो हो रही है, ये वेव का मोशन हो रहा है। अगर वेव सामने की तरफ फ्लो हो रही है, इसका मतलब एनर्जी भी सामने की तरफ फ्लो हो रही है। और मुझे बताओ ये जो वेव फॉर्म है, मैथमेटिक्स में इस वेव फॉर्म को क्या बोलते हैं? साइन वेव फॉर्म बोलते हैं। एंड साइन एंड कोसाइन दे आर कंटीन्यूअस फंक्शंस। ये तो पता होगा ना, जो आप ये फंक्शन लिखते हो f of x sin x, ये कैसा फंक्शन है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब बेसिक मैथमेटिक्स को आना चाहिए, कंटीन्यूअस फंक्शन। लेकिन ये जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी है वो कहती है कि जो ये वेव है, जो लाइट वेव है, इस लाइट वेव में छोटे छोटे पीसेस हैं, टुकड़े हैं। उन पीसेस को हमने क्वांटा बोल दिया। यानी कि जो लाइट एनर्जी है तो कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए, और ऐसा लोगों ने बोला भी। बट मैक्स प्लैंक कहता है कि ये जो एनर्जी है कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो कर रही, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो कर रही, ये पैकेट्स की फॉर्म में फ्लो कर रही है। जैसे मैंने आपको एक पैकेट दिया, दूसरा पैकेट दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, तो एक सेकंड में आपको मैं कितने पैकेट्स दे रहा हूं? मिल्क के पैकेट्स, मिल्क के पैकेट्स, ठीक है? कितने मिल्क के पैकेट तुमको दे रहा हूं, तो वन मिल्क पैकेट मींस वन क्वांटा, ऐसा आप समझ लो। और नहीं तो यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लो तुम कि यहाँ पे एक नदी बह रही है, उसके अंदर बहुत सारा पानी फ्लो हो रहा है, तो वाटर का फ्लो कैसा है? कंटिन्यूअस है, तो उसमें कंटिन्यूअसली एनर्जी फ्लो हो रही है। लेकिन उसी को अगर हम लोग उसमें से छोटे छोटे पाउचेस बना दें और उसमें पानी भर दें, ठीक है, और तब उसका फ्लो करवाया जाए, तो एक पाउच, दूसरा पाउच, तीसरा पाउच, ऐसे वाटर जो है पाउचेस में फ्लो कर रहा है, तो उन पाउचेस को हम क्या बोल सकते हैं? क्वांटा बोल सकते हैं, और उसको हम बोल सकते हैं एनर्जी पैकेट्स, टाइनी एनर्जी पैकेट्स। इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फ्लो। लाइट जिसको आप एनर्जी बोलते हो, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फ्लो, इट इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, 1 2 3 4 ऐसे, वन पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट एंड सो ऑन। ये लाइट का फ्लो है, ये इस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है, एंड दीज आर कॉल्ड टाइनी पैकेट, जिसको आप क्वांटा बोल सकते हो, और इन्हीं को हम बोलते हैं फोटोन। सिंपली क्लियर है? ये आइंस्टाइन का और मैक्स प्लैंक का थ्योरी था, अजीब थ्योरी है बट रियलिटी यही है। इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स की सबसे एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी।
और ये थ्योरी ही जस्टिफाई करती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और कोई थ्योरी जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जस्टिफाई नहीं करती, ओनली दिस थ्योरी जस्टिफाइज। और इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल मिला था 1905 में फॉर दिस थ्योरी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज, बहुत बड़ा, ठीक है। इंडिया में किसको मिला था? क्या बनाया थी अभी? मेरे को तो यार पता ही नहीं लगा आज तक। यस, तो इंडिया में किसी को मालूम है इंडिया में नोबेल किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था फॉर रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट उन्होंने दिखाई थी। टिंडल इफेक्ट सुना है आपने? टिंडल इफेक्ट सुना होगा टेंथ में, तो वैसा ही मतलब उसका एडवांस वर्जन था रमन स्कैटरिंग। क्लियर है? ओके। उसके बाद में अभी तक कोई ऐसा ब्रिलियंट नहीं बना जो कि नोबेल दे पाया इंडिया के। आपने कब लिया मुझे पता नहीं लगा। हाँ मैं बताता हूँ आपको, बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है, करोड़ में अमाउंट मिलती है, ठीक है। इधर ही बैठा है। चलो एंडी, फोटोन का मतलब क्लियर हो गया आपको? फोटोन का थ्योरी क्लियर हो गया। और जो फोटोन की बच्चे जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन वो होती है hc/λ, hc/λ, और c/λ को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, तो इसको हम h/nu बोल सकते हैं। तो दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड विद ए फोटोन। ये एनर्जी एक फोटोन के साथ में एसोसिएट होती है। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दोबारा से शुरू करेंगे। क्या हो गया? हमें बता दो भाई। पता नहीं यहाँ पे कुछ हुआ, मुझे भी नहीं पता। ओके, पहला पॉइंट बच्चे, मेरे फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो यार, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि जो फोटोन है उसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो लिखो यहाँ पे, फोटोन स्पीड इन वैक्यूम is 3 × 10⁸ meter per second and is not, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, is not affected by frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप कार में बैठे हो, ठीक है, और आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, और वहीं पे दूसरा बंदा जो रोड पे खड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, बाइक पे मतलब बैठा हुआ है और बाइक उसकी चल नहीं रही है, तो उस बंदे के रिस्पेक्ट में तुम्हारी स्पीड क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर होगी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब वही बंदा जो है कि तुम यहाँ पे जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर से, और यही बंदा जो है दौड़ना शुरू करता है या बाइक भगाना शुरू करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज योर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हिम? रिलेटिव स्पीड का मतलब पता है ना आपको, v1 - v2 करते थे, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अगर ये बंदा पीछे की तरफ बाइक भगाना शुरू करता है, देन व्हाट इज योर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हिम? 150 हो जाएगी बस, ठीक है। लेकिन फोटोन के केस में ऐसा वैलिड नहीं है। फोटोन जहां मर्जी दौड़ रहा हो, ठीक है, आप जिस मर्जी फ्रेम से उसको ऑब्जर्व करो, चाहे मूविंग फ्रेम से देखो चाहे स्टेशनरी फ्रेम से देखो, फोटोन की स्पीड इतनी ही रहती है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन की है, तो वो भी काफी ऊपर की चीजें हैं, वो आप ग्रेजुएशन वगैरह में स्टडी करोगे, तो इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, फोटोन की स्पीड इतनी होती है वैक्यूम के अंदर, एंड
इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये रिलेटिव क्या बोलते हो, रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे वैलिड नहीं है लाइट के लिए, ठीक है, लाइट के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है जिसके आसपास कोई भी बॉडी की स्पीड पहुंच नहीं सकती, है ना। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि एवरी फोटोन पार्टिकल हैज डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम। एवरी फोटोन particle has definite energy and momentum, ठीक है। इसके बाद डेफिनेट एनर्जी और मोमेंटम है। एनर्जी कितनी होती है, hc by lambda, hc by lambda, ठीक है। और इसमें मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू m into c, where c is the speed of the photon। लिखने को कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं h by lambda लिख सकते हो इसको आप, क्योंकि आपको याद होगा डी ब्रोगली इक्वेशन h by p होता है ना, यस और नो, तो p is equal to h by lambda। आई विल प्रूव इट कि ऐसा क्यों होता है, बट वो डी ब्रोगली जब हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी ये इक्वेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हर एक फोटोन के पास में एक डेफिनेट एनर्जी है और डेफिनेट मोमेंटम है, और कौन से फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे मान लो एक रेड फोटोन है और एक वायलेट फोटोन है, तो दोनों में से किस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, यार जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वायलेट फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, तो रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा तो रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी लेस हो जाएगी। ओके, एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ये दो पॉइंट हो गए, इसमें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्मूले लिख दिए मैंने। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहां लिखो, यहां लिखो। थर्ड पॉइंट बच्चे लिखो, whenever photon strikes with material particle, whenever photon strikes with material particle, मटेरियल पार्टिकल समझते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको मटेरियल पार्टिकल बोलते हैं जिनका कुछ मास होता है, whenever photon strikes with a material particle, then collision is perfectly elastic, अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो समझते हो, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व। ओके, नंबर 4, फोर्थ पॉइंट, mass of photon is not defined in mechanics। मैकेनिक्स समझते हो, जिसमें आप फोर्स और वो क्या पढ़ते हो, मोमेंटम वगैरह स्टडी करते हो, लॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हो, F is equal to m वगैरह ये पढ़ते हो ना, F is equal to m मास इनटू एक्सेलरेशन, then mass is equal to F divided by a पढ़ते हो, एक ये पढ़ते हो और एक ये पढ़ते हो, m is equal to F by g, या इसको आप पढ़ते हो W by g। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास, इसको बोलते हैं इनर्शियल मास, जिसमें एक्सेलरेशन होती है। और अगर यही बॉडी ऐसे गिर रही है ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो इस बॉडी का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे इनर्शियल मास, सॉरी ग्रेविटेशनल मास। तो ये न्यूटन मैकेनिक्स की कुछ बातें हैं जो कि फोटोन पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि फोटोन एक अजीबोगरीब पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल नहीं है। फोटोन मैटर पार्टिकल नहीं है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ बोलो। हाँ बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ इससे। मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि फोटोन को किसी ने रेस्ट पे देखा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम ये बोलते हैं कि रेस्ट मास
ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ओके, मुझे आप लोग जो फोटोन की चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ऊपर की चीजें हैं। मतलब कि इसकी जो एक्चुअल आपको क्लैरिटी आती है वो आती है ग्रेजुएशन में जाके, कि आप उस समय क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत डीपर स्टडी कर लेते हो, मैक्स प्लैंक की थ्योरी पढ़ लेते हो। अभी तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी का खाली एक चीज पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, और वो भी ऊपर से पढ़ रहे हो। असल में जो फोटोन की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोगों को डीपर क्वांटम मैकेनिक्स में समझ आती है, जो कि सेकेंड ईयर पे जाके शुरू होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में या एमएससी लेवल पे जाके चीजें क्लियर होती है। तो ये सारी जो है ना रिलेटिविटी थ्योरी के साथ में कनेक्ट होती है। रिलेटिविटी थ्योरी जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी है उससे कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी, ये न्यूटन के मैकेनिक्स थी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थे, ये कोई फंडा यहाँ पे नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ये सारी मैकेनिक्स जो थी जिसमें आप लॉज ऑफ मोशन स्टडी करते थे वो कुछ भी यहाँ पे नहीं लगता फोटोन के केस में, ये अलग ही चीज है। तो अभी खाली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल तो दिया है, तो उसको ऊपर से बताने के लिए नो डाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डीपर में स्टडी करेंगे, बट उसमें जो फोटोन पार्टिकल की बात करते हैं वो आपको ऊपर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेस्ट मास द फोटोन इज 0, क्योंकि फोटोन को किसी ने रेस्ट पे देखा है तो हम उसका रेस्ट मास एज्यूम करते हैं 0 के बराबर है। और इसके अंदर एक रिलेशन आता है, शायद आपने सुना हो, m = m0 डिवाइड बाय 1 - v² बाय c² रूट में। रिलेटिविटी थ्योरी में इक्वेशन आती है जिसको m को हम क्या बोलते हैं, मूविंग मास बोलते हैं। तो मटेरियल पार्टिकल अब मूव कर रहा है तो मूविंग मास ये होता है, और इसको हम बोलते थे रेस्ट मास। तो फोटोन के लिए रेस्ट मास 0 होता है। अगर रेस्ट मास 0 होगा तो मूविंग मास भी क्या होगा उसका 0 होगा। लेकिन फोटोन के केस में ये वैलिड नहीं है, क्योंकि फोटोन इज नॉट ए मटेरियल पार्टिकल। फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है। फोटोन लाइट का पार्टिकल है और लाइट क्या है, एनर्जी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स, कोई एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों को क्लब करके एक थ्योरी बनाई हुई है। तो आप इसे खाली पोस्टुलेट या मेन पॉइंट्स देख रहे हो, इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ तक नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो बताने वाला है। बताऊंगा तो मैं 4-5 दिन फोटोन को एक्सप्लेन करता रह जाऊंगा। ओके, फोटोन की जैसा मिलता हुआ एक पार्टिकल होता है फोनोन, सुना नहीं होगा आपने, फोनोन, NON। ठीक है, तो फोटोन को समझने के लिए पहले उसके जैसा जो पार्टिकल है फोनोन, उसको समझना जरूरी है। तो फोनोन वगैरह आपको तो यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, तो आगे बढ़ोगे आप। ओके, क्लियर है? नंबर 5, 5वां पॉइंट देखो बच्चे, 5वां पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट is independent of energy of photon. Intensity of light is independent of energy of photon. मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होगी उसका फोटोन की एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब इंटेंसिटी का मतलब किसी को पता है? What is the meaning of intensity actually? Yes. Brightness. किसने बोला brightness? ठीक है, brightness ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन करोगे इंटेंसिटी को? मैंने EM में बताया था आपको इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी चीज की जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उसको डिफाइन करते हैं एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखिए यहाँ पे ये एरिया मैंने ले लिया, यूनिट एरिया, और यहाँ पे कोई वेव आ रही है इस तरह से। तो इस वेव की इंटेंसिटी इतने एरिया में कैसे डिफाइन करेंगे? वेव मतलब एनर्जी, तो कितनी एनर्जी इतने एरिया में यूनिट टाइम यानी टी टाइम में क्रॉस करी, उसको इंटेंसिटी बोल देते हैं।
ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी बोल देते हैं, या फिर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में आप इसको अमाउंट बोल सकते हो या ब्राइटनेस बोल सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट, डिम लाइट या मतलब ज्यादा लाइट। जैसे अभी यहाँ पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा है और वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, डिमनेस है वहां पे। ओके, क्लियर है? तो इसको हम फोटोन पिक्चर में कैसे डिफाइन करेंगे? फोटोन पिक्चर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोटोन पिक्चर में यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी है इसको क्या बोल देंगे, फोटोन पार्टिकल्स बोल देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने सारे फोटोन्स हैं। अब ये वेव खत्म हो गई, यहाँ पे अब ये वेव खत्म होगी, पार्टिकल्स आ गए। तो यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहे हैं। ये अभी लास्ट ईयर डेफिनेशन आया था 1 नंबर में कि डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अकॉर्डेंस विद द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। तो आधी से ज्यादा जनता ने डिफाइन कर दिया था एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि गलत था। लिखना ये था नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिफाइन करना था कि कितने फोटोन्स यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में क्रॉस किए। ओके, तो इंटेंसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये फोटोन पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, फोटोन कॉन्टेक्स्ट, ध्यान रखना इसको। ओके, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट क्या लिखवाया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये लिखा है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इंटेंसिटी जो है वो फोटोन की एनर्जी के साथ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास में 2 बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, 2 बल्ब है। और ये जो बल्ब है इसकी पावर है 60 वॉट और इसकी पावर है 100 वॉट। अब मुझे ये बताओ पावर किसे कहते हैं? पावर की डेफिनेशन याद है किसी को? वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर अपॉन एरिया, यानी कि इसको वॉट पर स्क्वायर मीटर में भी डिफाइन कर सकते हो इंटेंसिटी को। तो मैं जनरली लिख रहा हूं वॉट। एक 100 वाट का बल्ब है और वहां पे एक 60 वाट का बल्ब है। तो यार समझ पा रहे हो आप कि जो 100 वाट का बल्ब है वो ज्यादा रोशनी देगा और 60 वाट वाला बल्ब थोड़ी रोशनी देगा। और ये दोनों बल्ब कैसे बल्ब है? मान लो रेड बल्ब है, रेड बल्ब, प्योर रेड बल्ब, और ये भी रेड बल्ब है, दोनों रेड बल्ब है। ओके, इस बल्ब में पावर ज्यादा है, उस बल्ब में पावर कम है। मतलब कि इस बल्ब ने बहुत सारे फोटोन्स निकाल दिए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बहुत सारे फोटोन्स, यानी लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स इसने निकाल दिए और इसने थोड़े से फोटोन्स निकाले, लेस नंबर ऑफ फोटोन्स, बस ये है। अब मैंने बोला इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये दोनों रेड लाइट है, रेड लाइट है, तो यहां जो फोटोन है बच्चे उसकी एनर्जी क्या होगी? hc बाय लैम्डा। लैम्डा तो सेम है दोनों का, यहां भी रेड लाइट है वहां भी रेड लाइट है, तो लैम्डा दोनों का सेम। लैम्डा मतलब कलर, यस और नो? लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब कलर, तो कलर तो दोनों का सेम है। तो यहाँ जो रेड लाइट का फोटोन होगा इसकी एनर्जी भी क्या होगी? hc बाय लैम्डा ही होगी। यानी कि ये फोटोन और ये फोटोन का एनर्जी सेम है, भले इन दोनों बल्ब की इंटेंसिटी अलग अलग है। यहाँ ज्यादा फोटोन है, भर के फोटोन है यहाँ पे, और यहाँ फोटोन कम है। इंटेंसिटी का ये मतलब है। इंटेंसिटी मतलब नंबर, कितना नंबर है। ज्यादा नंबर मीन्स ज्यादा इंटेंसिटी, लेस नंबर लेस इंटेंसिटी। बट इसका ये मतलब नहीं निकालना कि एनर्जी कम ज्यादा होगी।
एनर्जी डिपेंड करती है लैम्डा पे या फ्रीक्वेंसी पे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, h इंटू न्यू। एनर्जी डिपेंड करती है लैम्डा या फिर फ्रीक्वेंसी पे। तो लैम्डा या फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। क्लियर होगी बात? इंटेंसिटी एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग इसको सेम बता देते हैं बट वो गलत है। ओके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू क्लैरिफाई द थिंग्स। तो ये पांचवा पॉइंट मुझे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंटेंसिटी और एनर्जी का कोई कनेक्शन एज इट इज नहीं है। ओके, क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन मतलब फोटोन की कितनी गैदरिंग है। सर तो फोटोन के फॉर्मूला इंटेंसिटी का वहाँ पे n लिख सकते हैं। फोटोन के लिए फोटोन के लिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले में एनर्जी की जगह नंबर ऑफ फोटोन n आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे फोटोन के पास में एनर्जी तो होगी ही है। बोलो, क्लियर है? चलो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे याद आया, जितना मुझे याद आएगा मैं बोलता रहूंगा, ठीक है? बस सुन लेना। एक पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है जो फोटोन है इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, फोटोन न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल मतलब चार्जलेस पार्टिकल एंड इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ईएमए पे पढ़ा था ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे पढ़ा था मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बना किससे है? फोटोन से बना हुआ है, और फोटोन चार्जलेस पार्टिकल है। ओके, जो चार्ज पार्टिकल होगा खाली उसी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेस कर सकती है। ओके ओके, नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोट डाउन, और उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी। यस, फोटो, नोट डाउन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको मैं पीई लिख रहा हूं। मुझे डेफिनेशन तो आप सबको पता है कि whenever light of suitable frequency falls on the metal surface then electron is ejected out from the metal surface। लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? whenever light of suitable frequency, whenever light of suitable frequency falls on the metal surface, then electron is ejected out from the metal surface, with kinetic energy ranging from 0 to maximum, with kinetic energy ranging from 0 to maximum। देखो, यहां जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से मैक्सिमम हो सकती है। कुछ की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, कुछ की मॉडरेट होगी, कुछ की मैक्सिमम होगी। ऐसा नहीं कि सबकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ की मैक्सिमम, कुछ की मिनिमम, कुछ की मतलब 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 काइनेटिक एनर्जी? 0 काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकला सरफेस के ऊपर और यहां आके बैठ गया, सरफेस पे बैठ गया, यानी कि सरफेस से जंप करके यहां सरफेस पे आके बैठ गया।
मतलब कि इसके पास में वेलोसिटी नहीं है कि वो आगे जा पाए, यानी सरफेस का जो पोटेंशियल बैरियर था यहाँ पे उसको जंप करके यहाँ पे आ गया। अगर इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो, ठीक है, और तुमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो व्हाट विल हैपन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको मिल गई इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन ने जंप करके यहाँ पे सरफेस पे आ जाना है, बट इट हैज नो एक्स्ट्रा एनर्जी टू मूव विद। इसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है जिसको लेके वो दौड़े, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अरे गेटिंग दिस पॉइंट, ये चीज है। ओके, अब इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि किस तरह से 2 साइंटिस्ट हुए बच्चे, एक साइंटिस्ट था मिलिकन, सुना होगा इसके बारे में, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सुना आपने, ये वही मिलिकन है, ठीक है, एंड लिनार्ड। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया डिटेल में, ठीक है, डिटेल में स्टडी किया, और वो क्या बताते थे उसकी बात कर लेते हैं। देखो, उन्होंने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, इस तरह से, ये ग्लास ट्यूब है, ओके, और यहाँ पे एक लिया फोटो सेंसिटिव प्लेट, दिस इज फोटो सेंसिटिव प्लेट, ओके, यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, सीजियम की है या प्लैटिनम है या कोई और प्लेट है, कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। और यहाँ पे क्या है, एक विंडो है, ग्लास विंडो, ओके, ग्लास विंडो है, और यहाँ से लाइट फॉल कराई गई ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो इस मेटल प्लेट ने यहाँ से जो फोटॉन्स है उनको एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की कंडीशन क्या है, यहाँ से जो तुम लाइट डाल रहे हो, जो लाइट फेंक रहे हो, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, और यहाँ पे जो मेटल है इसके बाद में वर्क फंक्शन है फाई नॉट वर्क फंक्शन है, ओके। तो इस मेटल के लिए क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं बोल देता हूँ न्यू नॉट। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे लाइट तुम फेंक रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी, नहीं तो एमिशन नहीं होगी। ये कल भी बताया था मैंने आपको। तो ये कंडीशन है यहाँ पे कि लाइट आपने यहाँ पे थ्रो करी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, कंडीशन ये लगी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हाट यू कॉल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है, 0 टू मैक्सिमम हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाए सरफेस पे, और हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी लेके दौड़े या वो रन करे, ओके। अब इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ, मैंने नहीं, मतलब ये 2 साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और यहाँ पे एक कलेक्टर प्लेट है बच्चे, दिस इज कॉल्ड एक कलेक्टर प्लेट, जो कि इन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगी, और इसको हम बोल देते हैं एमिटर प्लेट, जिसने इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है, या फोटो सेंसिटिव प्लेट। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक बैटरी के साथ, इस तरह से ये कनेक्ट कर दिया, और साथ में यहाँ पे लगा दिया माइक्रो एमिटर, और इसके ऊपर एरो खींच दिया। इसका मतलब ये होता है कि दिस इज बैटरी प्लस रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब होता है कि आप बैटरी की वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है, इवन यू कैन ऑल्टर दी टर्मिनल्स। इसका एरो का मतलब होता है कि आप यहाँ पे बैटरी की जो वोल्टेज है उसको घटा बढ़ा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ऑल्टर द टर्मिनल, प्लस को माइनस की जगह पे और माइनस को प्लस की जगह पे कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आप बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें मतलब यही डायग्राम बहुत अजीब तरीके से बना रखा हुआ है, काफी कॉम्प्लेक्स बना रखा हुआ है, तो सबसे इजीएस्ट डायग्राम है। तो यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा दिया, बैटरी विद रियोस्टैट, ये एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब इसको आप बोल सकते हो, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स है बेसिकली,
वन इज द एमिटर प्लेट, सेकंड वन इज द कलेक्टर प्लेट। ठीक है, इसको आप बोलने को एनोड बोल सकते हो और इसको तुम बोल सकते हो कैथोड, केमिस्ट्री वाली भाषा, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो ये एमिटर प्लेट है और ये वाली कौन सी प्लेट है? कलेक्टर प्लेट है। तो शुरुआत में हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया यहाँ पे कलेक्टर के साथ। अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है। इन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये लगा दिया। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया? उन्होंने यहाँ से वोल्टेज को कर दिया फिक्स, वोल्टेज कर दिया यहाँ पे फिक्स, यानी कि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में क्या हो गया? एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, डेल्टा V। मतलब इस प्लेट और उस प्लेट के बीच में क्या हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अब तुमको इतना तो पता होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो यहाँ पे तब होगा, या तो खाली ट्यूब है, खाली है ना, अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम नहीं, वैक्यूम है यहाँ पे, देयर इज नथिंग, डिस्चार्ज ट्यूब नहीं, खाली ट्यूब है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर वहां पहुंचेगा तभी करंट यहाँ पे रन करेगा। अरे गेटिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रन करता हुआ यहाँ पे सर्किट में दौड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा इस तरह से, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे रन करता करता इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है। हाउएवर जो करंट होगा, करंट इसके ऑपोजिट होगा। सर करंट पॉजिटिव, बैटरी से करंट निकलेगा तो पॉजिटिव से जाएगा तो यार मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा हूँ तुम्हें। बैटरी साइंस बात कर, बैटरी नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। सर मुझे ना ये स्टार्ट आप उसको उल्टा भी कर सकते हो बैटरी। तुमने तो साइलेंस कर दिया। ये जो इतना बड़ा मैंने एरो बना रखा है इसका कोई मतलब है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे कैथोड और एनोड, ये फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशन ऑल्टर हो सकती है। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको कर दो गायब। ठीक है, आप इसको कर दो गायब, तुम कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, अगर आप इसको एनोड बोलते हो और यहाँ पे पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो पॉजिटिव, तो इस प्लेट पे क्या जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल जाएगा। तो जब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। नहीं आ रहा है, इधर +2 है और इधर -2 है, तो बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 0 क्यों बोला? तुम्हें यार पता नहीं क्या बोल रहे, छोड़ो। मैं तुमको क्या आज इसलिए तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो।